हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है विज्ञान। उसका क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच विभेद कीजिए। बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के बेस पर आने लायक क्वेश्चन है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में हमको अंतर देना है। पहला चीज तो ये समझिए कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है। विखंडन क्या बोला है? नाभिकीय विखंडन। विखंडन का अर्थ होता है टूटना जी। क्या होता है? विखंडन का अर्थ टूटना होता है। और नाभिकीय जो संलयन बोला है, क्या बोला है? संलयन। तो संलयन मतलब होता है जुड़ना। दोनों चीज को पकड़ के रखना। तो नाभिकीय विखंडन का अर्थ होता है टूटना और नाभिकीय संलयन का अर्थ होता है जुड़ना। तो कैसे टूटने की बात होती है भाई? एक तो मान लेते हैं एक बड़ा पत्थर है, उसको आप भाए कचाड़ते हो तो उसको अगर तोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। बस उसी प्रकार से नाभिकीय विखंडन है। तो क्या बोलेंगे नाभिकीय विखंडन की परिभाषा? कि भारी नाभिकों का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना। क्या बोलेंगे? भारी नाभिकों का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और वही छोटे छोटे नाभिकों का जुड़कर बड़ा नाभिक बनाना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन बनाना कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन की परिभाषा क्या बोलता है? कि भारी नाभिकों का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों का जुड़कर भारी नाभिक का बनना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये सामान्य इसकी परिभाषा हो गई। अब अंदर के बेस पर जानते हैं क्या बोलते हैं, अंतर बोलता है। अभी आप बोले हो कि क्या होता है इसमें? भारी नाभिक होता है कि दो या दो, ठीक है, इसमें भारी नाभिक होता है और इसमें क्या होता है? हल्के नाभिक होता है। बोले है ना परिभाषा कि भारी नाभिकों का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना। तो इसमें भारी नाभिक होता है नाभिकीय विखंडन में, जबकि नाभिकीय संलयन में क्या होता है? ये हल्का नाभिक होता है जी। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होता है कि भारी नाभिकों, ठीक है, भारी नाभिकों से समान नाभिक में विखंडित होता है। हम बोले ना कि दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है और ये क्या करता है? हल्के नाभिक भारी नाभिक बनाते हैं। मतलब ये समझ के रखना, ठीक है। पहला अंतर क्या बोलता है? तो पहला अंतर आपका बोलता है इसमें भारी नाभिक होता है, इसमें हल्का नाभिक होता है। एक बात। दूसरा बात ये हो गया कि इसमें भारी नाभिक क्या बनाता है? तो इसमें भारी नाभिक केवल अध का बस लिखना हल्का नाभिक बनाता है, ठीक है। और इसमें क्या करता है? हल्का नाभिक भारी नाभिक बनाता है। ये दूसरा अंतर है। तो पहला अंतर आप समझ आया, इसमें भारी नाभिक होता है, इसमें हल्का नाभिक होता है। एक दूसरा अंतर, इसमें भारी नाभिक हल्का नाभिक बनाता है और इसमें हल्का नाभिक क्या करता है? भारी नाभिक बनाता है। तीसरा बात ये जी, तीसरी बात ध्यान रखना। तो तीसरा बात क्या बोलता है कि जो नाभिकीय संलयन है उसमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय संलयन में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसमें साधारण ताप पर ही इसको प्रारंभ किया जा सकता है, अर्थात इसमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तीन बात पकड़ के रखना, इसमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसको अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जबकि नाभिकीय विखंडन में अभिक्रिया को क्या किया जा सकता है? उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये रहा आप लोग का चारठों अंतर। तो ध्यान रखना, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। पुनः रिपीट बहुत सिंपल है कि इसमें हल्के नाभिक होता है, इसमें भारी नाभिक होता है, इसमें हल्के नाभिक भारी नाभिक को बनाता है, इसमें भारी नाभिक हल्का नाभिक को बनाता है करके ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा है इसमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। चौथा है इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बढ़िया पकड़ के रखिएगा। और पहले नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन की परिभाषा को अच्छा से पकड़ लो तो ये सब के सब बन जाएगा। सेकेंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण वर्गों में किस प्रकार या किस आधार पर किया जा सकता है। ये बड़ा सिंपल है जी कि ऊर्जा के दो ठो स्रोत होते हैं। कैसे स्रोत? तो एक होता है हमारा नवीनीकरण और एक होता है अनवीनीकरण। अब बात समझिए, नवीनीकरण स्रोत किसे कहा जाता है? तो समझिएगा कि ऊर्जा के वे स्रोत, ठीक है, जो असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। बस इसी को पकड़ के रखिएगा। क्या?
कि ऊर्जा के वे स्रोत जो असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं नवीनीकरण स्रोत कहलाता है। और वहां पर अनवीनीकरण की परिभाषा क्या बोलिएगा कि ऊर्जा के वे स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये एक अंतर है, कम से कम पहला पकड़ के रखना। तो आप समझे ना, क्या समझे कि जो नवीनीकरण स्रोत होता है वो असीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, जबकि जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वो क्या कहलाता है, अनवीनीकरण कहलाता है। दूसरी बात ध्यान रखना इसमें, दूसरा बात ये बोलता है कि जिनका उत्पादन और उपयोग सालों साल किया जा सकता है, मतलब ये समाप्त नहीं होता, रहता ही है, ठीक है। इसको नवीनीकरण स्रोत कहते हैं। एक बार मैं पुनः रिवाइज कर रहा हूं। नवीनीकरण स्रोत क्या बोलेंगे कि पहला चीज ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जो असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और जिनका उत्पादन, ध्यान रखें, उत्पादन और उपयोग, क्या क्या, उत्पादन उपयोग सालों साल किया जा सकता है, ठीक है। नवीनीकरण स्रोत कहलाता है। एग्जाम्पल पर, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए ना, सालों साल कैसे करेंगे, हवा, जल, बायोगैस, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ये सब का उपयोग क्या करते हैं हम, सालों साल करते हैं। जबकि अनवीनीकरण स्रोत क्या है, जो सीमित समय के लिए होता है। कैसे सीमित समय के लिए, देखिए तो क्या बोलता है अनवीनीकरण स्रोत, बड़ा सिंपल है कि ऊर्जा के वे स्रोत, आपको सिखाया ना कि ऊर्जा के वे स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जी ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा के वे स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और जिसका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। बस इसी चीज को रखना। देखना, कोयला भैया कहाँ करते हैं, आज खत्म हो गया तो बिजली बंद, जब तक ये कोयला है तब तक ये बिजली है। पेट्रोल देखे हो ना, खत्म हो जाता है। प्राकृतिक गैस ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जहां पर मिल गया वो तो ठीक है, तो एक घड़ी में खत्म भी हो जाता है। तो दोनों चीज को पकड़ के रखना है। एक बार मैं दोनों को रिवाइज कर रहा हूं। नवीनीकरण स्रोत किसको कहते हैं, जो असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसका उत्पादन उपयोग सालों साल किया जा सकता है। दूसरा, अनवीनीकरण स्रोत किसे बोलेंगे कि ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। कैसे, सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और जिनका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। उसका उदाहरण क्या देखे थे, जल देखे थे, हवा देखे थे, ये जल, हवा, बायोगैस, सौर ऊर्जा इत्यादि देखे थे। इसका आप लोग क्या देखें, कोयला देखे, पेट्रोल देखें और प्राकृतिक गैस, ये इसके उदाहरण हैं। अच्छा से पकड़ के रखना भाई। इसके बाद हमारा नया क्वेश्चन है। तो नया क्वेश्चन आपके समक्ष बोलता है, क्या बोलता है नया क्वेश्चन, कि सौर ऊर्जा के लाभ लिखिए बोलता है। सौर ऊर्जा क्या है, जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, यही तो सौर सेल कहलाता है। सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, सौर सेल कहलाते हैं। इसके दो ठो लाभ है, ठीक है। तो लाभ अभी आप देखिए वो परिभाषा है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। अभी मैं केवल परिभाषा बोला, इसके लाभ दे दिया है। तो पहला चीज पकड़ के रखना, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है और ये प्रदूषण रहित होता है, अर्थात इसमें प्रदूषण नहीं होता। दूसरा चीज कि गांवों में विद्युत प्रदान करने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है। जानते हो ना, आजकल लोग खेत में वो क्या बोलते हैं, बोर चलाने के लिए लगा देते हैं। लाइट नहीं है दूर दूर स्थान पर, जंगल झाड़ी में, तो ये सब चीज बड़ा सिंपल है, अच्छा से पकड़ के रखना है। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सौर सेल के दो ठो लाभ है। तो पहला लाभ है, ध्यान रखना, इसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। एक बार बढ़िया पकड़ के रखना, क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। एक दूसरा चीज कि दूर गांवों में विद्युत प्रदान करने के लिए, विद्युत देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दो ठो उपयोग बढ़िया पकड़ के रखना, कुल मिला के कंप्लीट है भाई, ठीक है, सौर सेल के उपयोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये बड़ा मोस्ट एमपी है, ध्यान रखना, और बड़ा सिंपल है, ठीक है। कैसे सिंपल, तो क्या बोलते हैं हमारा क्वेश्चन कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं भाई, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, जब 92 यूरेनियम 235, रट्टा नहीं मानना है, बढ़िया पकड़ के रखना, 92 यूरेनियम, यू मतलब यूरेनियम होता है 235, 92 यूरेनियम 235 के नाभिक पर मंदगामी उड्डान की बमबारी की जाए तो होने वाली अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। बस 92 यूरेनियम 235 को पकड़ के रखना और पढ़ क्या रहे हैं, नाभिकीय विखंडन। मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूं, क्या पकड़ के रखना, ये आपके प्रश्न में दिया है, नाभिकीय विखंडन एक बात, और 92 92 दिया है ना, यू मतलब यूरेनियम और 235, ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ आप सीधा सीधा, ये थ्योरी जितना लिखा है, कुछ थ्योरी मत पढ़िएगा, मैं आपको थ्योरी पकड़वाता हूं यहां से।
तो बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनिए। जब नाभिकीय विखंडन है, बीच में लिखा है, यही हमारा प्रश्न दिया है ना, ये प्रश्न नाभिकीय विखंडन करके बस उसी को पकड़ लो कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, ये इसकी ध्यान रखना है, इसकी क्रिया में भाई, ये कि नाभिकीय विखंडन में इसका नाम क्या बोले हैं, 92, और यू मतलब ये लिखा है यूरेनियम, और घात में है 235। इसको ऐसे लिखा जाता है ना, 92 करके लिख देना, और फिर यू लिख देना, और ये घात में 235 करके लिख देना, 92 यूरेनियम 235 ऐसा करके। तो ध्यान दीजिए एक बार कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में जब 92 यूरेनियम 235, मैं भी लिखना बताया हूं, कैसे लिखना है कि 92 कर देना है, यू कर देना है, घात में 235 को ऐसे लिख देना है। तो 92 यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो प्रश्न लिखा है न्यूट्रॉन की बमबारी, रट्टा नहीं मानना कि जब 92 यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, ठीक है, तो बमबारी 92 यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो 56 बेरियम, किसमें, 56 बेरियम और 36 क्रिप्टॉन में टूटता है, जिससे 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। हर चीज लिखा है, बढ़िया पकड़ के रखना है। एक बार मैं पुनः रिवाइज कर रहा हूं, क्या बोलेंगे कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में जब 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, किसकी, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो 56 बेरियम और 36 क्रिप्टॉन में टूटता है, जिससे 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। कितने न्यूट्रॉन भाई, ये 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन पुनः 92 यूरेनियम 235 से घात क्रिया करते हैं, ठीक है। ये तीनों न्यूट्रॉन पुनः 92 यूरेनियम 235 साथ क्रिया करता है, जिससे 9 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। कितने न्यूट्रॉन, तो 9 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। नौ न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये 9 न्यूट्रॉन पुनः फिर से किसके साथ क्रिया करता है, ध्यान रखिएगा। पहले क्या किए अपन लोग, ये 92 यूरेनियम का जब न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तो 56 बेरियम 36 क्रिप्टॉन में टूटता है, जिससे 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन क्या करता है, बाहर निकलता है। ये तीनों जो न्यूट्रॉन है, इस प्रकार से ये तीनों न्यूट्रॉन क्या करता है, पुनः 92 यूरेनियम 235 साथ, ये 3 न्यूट्रॉन है, ये किसके साथ क्रिया करता है, 92 यूरेनियम 235 के साथ क्रिया करता है। तो क न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, 9 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं जी। ये 9 न्यूट्रॉन पुनः 92 यूरेनियम 235 के साथ क्रिया करता है, तो किससे कितना बाहर निकलता है, 3 तिया 9 तिया 27 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, और यही क्रिया बार बार चलती रहती है। तो क्या समझे, एक बार मैं पुनः बताता हूं, ये जय हो समय क्या बोलते हैं, सलमान खान का जो जय हो पिक्चर है ना, अब एक की भलाई करोगे तो उससे 3 की भलाई होगा, वो तीनों 3 की भलाई करेगा तो 9 की भलाई होगा। ये इसी पर आधारित है जी। एक बार मैं पुनः रिवाइज कर रहा हूं, बड़ा सिंपल है कि जब ये नाभिकीय विखंडन की क्रिया में जब 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो 56 बेरियम और 36 क्रिप्टॉन में टूटता है, जिससे 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। कौन, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। ये तीनों न्यूट्रॉन को पूरा ये 92 यूरेनियम 235 के साथ क्रिया कराते हैं, तो कितने न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, 9 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये 9 न्यूट्रॉन पुनः 92 यूरेनियम 235 के साथ क्रिया करता है, जिससे 27 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, और यही क्रिया बार बार चलती रहती है। इसी को क्या कहते हैं, नाभ श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया। कुल मिला के कंप्लीट है। लास्ट में रासायनिक समीकरण को शो कर देना, कुल मिला के कंप्लीट हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, ठीक है। ये बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम के बेस पर आएगा ही आएगा, और इससे रिलेटेड अभी और वीडियो अपलोड किया जा रहा है। धन्यवाद।